चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो है ना, आज इसको कंप्लीट करना है तो आज हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी 2-4 दिन का ब्रेक देंगे, उसके बाद हम लोग मंडे से पीवाई को डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जब तक बीच में हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी है ना, जैसे गेट जैसे जैम में ना, अभी मैं बैच का नाम रैंकर 3 दिया है, जिसमें जैम गेट 2024 से 2005 तक डिस्कस करेंगे। तो जैसे गेट जो 2024 से 19 तक स्टैटिस्टिक्स है, और 2018 से गेट मैथमेटिक्स 2005 तक का जो पेपर है गेट मैथमेटिक्स का, तो उसमें वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो गेट स्टैटिस्टिक्स 2024 वाले सिलेबस से रिलेटेड है ना। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है जो आपको नहीं करने हैं, तो वो हम लोग करेंगे मंडे से आगे। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मान विटनी यू टेस्ट, ठीक है। देन रैंक है ना, व्हाट इज द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड व्हाट इज द केंडाल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जस्ट फॉर्मूला है, इसमें क्या है, 2 फॉर्मूला है, उस पर डेटा दिया होगा। और बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि जो डेटा एनालिसिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये पार्ट आपको मैथमेटिकली चीज़ों को इंटरप्रेट करना है या मैथमेटिकली चीज़ें अप्लाई करनी है ना। जो डेटा एनालिसिस है या इंटरप्रिटेशन, वो जब जॉब में वर्क में जब आप यूज़ करते हैं या वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में यूज़ करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे उतना पार्ट है नहीं कि आपको इस तरह से इंटरप्रिटेशन डेटा एनालिसिस करना है। यहाँ पे जस्ट मैथमेटिकली आपको चीज़ें कंप्यूट करनी है, जो एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं वो मैथमेटिकली ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप PYQ देखेंगे समझ आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें, ये भी वैसे ही है कि यू विल कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन या यू विल कंपेयर टू मीडियंस। तो सिमिलर ही है कि H0 H1 में या तो आप CDF को कंपेयर कर रहे हैं या मीडियन को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जो डेटा आपको दे रखा है, तो वो जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आया, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या डिफरेंट है, या वो डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन इक्वल है या डिफरेंट है। ये अजम्पशन यहाँ पे वो रहता है। जनरली ये सब जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये उन डेटा के लिए है जो ज़रूरी नहीं है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये है ना। क्योंकि जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो पैरामीट्रिक में इतने सारे टेस्ट है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, है ना, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, उस तरह से। तो देखिए वैसा ही है कि आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स होगा, x1 x2, या स्मॉल में लिख दूं अगर मैं x1 x2, इस तरह से xn1। तो अब तक जो पीछे हम लोग देख रहे थे कि वहां पे हम कंपेयर कर रहे थे कि मीडियंस है क्या ना। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सैंपल साइज इक्वल हो, है ना। जरूरी नहीं है कि x डेटा पॉइंट और y डेटा पॉइंट जरूरी नहीं है इक्वल साइज का होगा। तो जैसे ये f1 से है और x1 x2 xn, है ना, हो भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। इस तरह से x1, अरे एक मिनट, y सैंपल लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पे y1 y2 yn2 इससे है। सो आपके पास है ना n नंबर दे रखा है, x सैंपल बोल सकते हैं जिसका CDF f1 है, और y सैंपल जिसका CDF f2 है। अब आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? सो यू वांट टू टेस्ट कि जो f1t है या f1x है इज इक्वल टू FTT फॉर ऑल t, या h1 है दिस इज नॉट इक्वल टू फॉर सम t, क्योंकि f1 f2 अननोन है। तो ये तो जस्ट है, बाकी आपको डेट जो प्रोसीजर है वो समझना है क्या है। तो जैसे होता क्या है इसमें कि मान लीजिए ये x डेटा मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास है x1 से लेके xn1, ऐसा है। अच्छा, तो मुझे क्या करना होता है,
और y डेटा है y1 से लेके yn2। ज़रूरी नहीं इक्वल हो, मैं कह रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल होगा साइज में। तो फिर क्या करेंगे, तो पहले तो आप कंबाइंड रैंक निकालेंगे इसका। सो ये जो डेटा पॉइंट्स है, लेट से x1 से xn1 एंड y1 से yn2, इसको एक साथ रख के आप इसको रैंकिंग करेंगे, जैसे पिछले प्रोसीजर में भी कर रहे थे साइन रैंक टेस्ट में। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि रैंकिंग करना है। रैंकिंग का प्रोसीजर सेम ही है कि कंबाइंड डेटा में, यहाँ पे जो रैंकिंग होगी कंबाइंड डेटा की होगी, एक्स और वाई को एक साथ, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग करनी है आपको कि जो स्मॉलेस्ट है उसका रैंक 1, नेक्स्ट रैंक 2 3, जहाँ पे टाई हो रहा है तो जो पॉसिबल रैंक हो सकता है उसका एवरेज ले लेना है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था, वो कंबाइंड रैंक निकाल के फिर जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कि आर एक्स और यहाँ आर वाई, फिर पहले कंबाइंड रैंक फाइंड कर लेंगे ईच नंबर का, फिर यहाँ सेपरेटली लिखना है कि x1 का रैंक क्या है, यहाँ आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो अभी के लिए r1, यहाँ r2, इस तरह से rn1, तो n1 नंबर x में है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे ऐसे ही कोई दूसरा नाम लिख लो चाहो तो, है ना, वैसा। सो y के लिए फिर वैसे ही आप लिखेंगे रैंक जो भी पॉसिबल होगा, कुछ नाम मान लो अभी के लिए k1 k2 जो भी होगा। सो यहाँ जैसे n1 है तो rn1, इस तरह से यहाँ पे जैसे rn2, इस तरह से है जी। अब क्या करते हैं हम लोग, सो यहाँ पे एक नया नंबर आएगा, फिर से r1 या rx लिख सकते हैं आप, और r2, मैं r1 r2 कर देता हूँ। तो r1 का मतलब होगा सम ऑफ रैंक्स फ्रॉम डेटा 1, डेटा 1 या डेटा x जो भी है ना, तो डेटा 1 से, और r2 जो आपका आएगा सम ऑफ रैंक्स फ्रॉम डेटा 2, ये आ जाएगा r1 r2। तो मतलब इसका सम जो है वो r1 है, समझ लीजिए। तो इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपको r1 मिलेगा, ये इन सबको ऐड करेंगे r2 आ जाएगी, तो r1 r2 मिल जाएगा हमें। इसके बाद है ना, यहाँ पे अब मीडियन भी हो सकता है, जरूरी मैं ऐसा लिखा है। और यहाँ पे भी तीन तरह की सिचुएशन है, f1 मोर देन f2, f1 लेस देन f2, f1 नॉट इक्वल टू, ये टू साइडेड लिखा है अभी मैंने। तो आगे क्या होता है, तो आगे हम लोग जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखते हैं, एक u1 होगा, सो u1 इज दिस r1 माइनस n1 इंटू n1 प्लस 1/2, और u2 होगा r2 माइनस n2 इंटू n2 प्लस 1/2। फिर इसमें टू साइडेड टेस्ट में u डिफाइन होता है एज अ मिनिमम ऑफ u1 कॉमा u2, ठीक, ये रहेगा। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट अगर दे रखा होगा यहाँ पे, जैसे क्रिटिकल पॉइंट लेट से अभी आपके पास कोई नंबर है u अल्फा बोल लो, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। सो इसका जो रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है, रिजेक्शन क्राइटेरिया इज रिजेक्ट एच नॉट इफ u जो आया लेस देन इक्वल टू u अल्फा, ये इसका रिजेक्शन क्राइटेरिया है टू साइडेड टेस्ट में। ठीक है, यहां तक देखिए, एक बार किसी को डाउट बताइए। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे PYQ का ये क्वेश्चन उठा लो, इसके क्वेश्चंस आए हैं ना। एक तो ये है, तो ये वन साइडेड वाला, इसका थ्योरी बताता हूँ अभी, है ना। तो ये वन साइडेड है ना, यहाँ पे एफ टी इज जी टी और एफ टी इज मोर देन इक्वल टू जी टी। सो टू डेटा से ये वन साइडेड का है, एंड तो पैरामेट्रिक वाला है, इसमें नहीं है क्या, था तो।
लास्ट टाइम दिखा था ना। यही वाला ना। ये देखिए। सो बोल रहा है कि टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ईच ऑफ साइज 7, तो यहाँ पे N1 N2 आपको 7 ही दे दिया है, जरूरी नहीं इक्वल हो बट दोनों 7 ही है। फ्रॉम टू पॉपुलेशन येल्ड्स द फॉलोइंग वैल्यूज, ये आ गया आपके पास। इफ द मान विटनी यू टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे अल्फा 5% है ना। और अगर यू अल्फा कुछ दिया होता क्रिटिकल पॉइंट, जैसे दिया नहीं है, तो ये मान लो कुछ वैसा है। अभी के लिए मैं अगर अज्यूम कर लूँ कि चलो मान लो 25 है, जैसे कल था, तो अभी मान लिया 25 अज्यूम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है। मतलब ये टेबल भी, इसका भी टेबल होता है, तो एग्जाम में तो टेबल वोबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे रखा होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए दिया नहीं है। बट मान लेता हूँ अभी यू अल्फा 25 मान लीजिए। टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन आर सेम, मतलब वही F1 इज इक्वल टू F2, और अगेंस्ट द अल्टरनेटिव distribution of the population are not same, तो F1 is different than F2. then value of the test statistic U for the given data is, तो पूछ रहा है U की वैल्यू क्या आएगी बताइए। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। प्रोसीजर समझ आया है? देखिए प्रोसीजर समझ आया तो एक्स वाई, पहले इसको कंबाइंड लिख लो एक जगह, और उसके बाद रैंकिंग, आप कंबाइंड डेटा का रैंकिंग करो। तो यहाँ पे एक्स डेटा का रैंक लिखो, वाई डेटा का रैंक लिखो, जो रैंक यहाँ आएगी है ना, तो x1 x2 xn की इसमें जो रैंक आएगी वो लिखना है। रैंकिंग मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग। फिर इसका सम करेंगे तो R1 हो जाएगा, इसका सम R2, ये U1 ये U2, U इज द मिनिमम। तो आपको U की वैल्यू पूछा है, तो इसके आगे बढ़ना ही नहीं, इसलिए इसने U अल्फा नहीं दिया टेस्ट करने के लिए, इसके आगे जाना ही नहीं है। तो आपको U की वैल्यू पूछा गया इस क्वेश्चन में, निकालिए देखिए क्या आएगा। कर पाएंगे? हाँ ठीक है ना। ये प्रोसीजर समझ आया ना। प्रोसीजर अगर समझ आ गया तो आप लोग यू की वैल्यू निकालिए इससे, देखिए अपने तरीके से। या आपको हो सकता है कोई और प्रोसीजर आता हो, अलग बुक में अलग तरीके से लिखा गया, बट अल्टीमेटली दे विल, है ना, कहते हैं लीड टू द सेम पॉइंट, आंसर सेम ही रहेगा, है ना। मैं देखा अलग अलग बुक में थोड़े अलग प्रोसीजर लिखते हैं, बट आप जैसे भी समझ आता, आपको अगर आता है पहले से तो आप उस तरीके से करो, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा जो आपको आता है ये चीज़ें। तो अपने तरीके से आप सॉल्व करके देखो क्या आता है, नहीं तो जो मैंने बताया वो करके देखिए। ठीक है, इस पर ट्राई करो, पहले आप आंसर बताओ, मुझे लगता है सब लोग कर पाएंगे, फिर मैं करता हूँ। अच्छा मैंने क्या लिखा है, एन इंटू एन प्लस वन या एन माइनस वन, एक मिनट। सो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ना। प्लस है ना, एन वन इंटू एन वन प्लस वन बाई टू, ठीक है ना। सही है।
तो एक तो रिलेशन ये है कि u1 प्लस u2 जो आएगा हमेशा, है ना, u1 प्लस u2 विल बी ऑलवेज n1 इंटू n2, एक तो ये होगा। और r1 प्लस r2 जो आएगा दैट विल बी, क्या आएगा जी, n1 प्लस n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1/2। तो वेरीफाई कर सकते हैं आप, अगर ये सही वैल्यू आएगी तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये मतलब रिलेशन रहेगा हमेशा। ट्वेंटी फोर आ रहा है सर। 24। u1 कितना आया आपका, और u2 ट्वेंटी कितना? फोर u1 24, u2 25। 25। बाकी लोग देखिए क्या ये आ रहा आपका भी? U1 34, U2 15। ओके 34 15, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर 15 आएगा, और एक्चुअली आंसर 15 ही है इस क्वेश्चन का। तो मतलब ऑफिशियल आंसर की में 15 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, चेक कीजिए। सो है ना, 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये स्मॉल सैंपल के लिए है, लार्ज सैंपल में फिर से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी आर, तो नॉर्मल में हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो देखिए, तो ऐसे मुश्किल तो नहीं है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बस यही यहाँ डर रहता है कैलकुलेशन मिस्टेक का, है ना। तो कंबाइंड में आप रैंकिंग करेंगे, मैं रैंकिंग करता हूँ, देखिए। सो कंबाइंड में अगर हम रैंकिंग करेंगे तो सबसे छोटा जो हमें दिख रहा है वो है 13, राइट। सो 1, उसके बाद 14, 14 1 2 3 बार है ना। तो रैंकिंग में इसकी क्या आएगी, 2 3 4, तो इक्वल है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4/3, तो एवरेज कर देंगे आप, तो इसका 3 3 3 कंबाइंड डेटा का रैंक लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, तो 2 3 4, अब 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 14 के बाद वाला है ना, तो 14 के बाद वाला है, 15 तो है नहीं कहीं, 16 16 दो बार है, तो क्या होगा 5 6, तो एवरेज लेंगे तो 5.5 5.5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5.5 5.5, ये रैंक लिख रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। सो दिस इज रैंक, एंड सो 1 2 3 4 5 6, 16 के बाद 17 है, ये भी दो बार है, ठीक है जी, 17 ट्वाइस है, तो 5 6 7 8, 7 8 का मतलब है एवरेज लेंगे तो 7.5 7.5 7 8। अब 18 है, 18 दो बार है ना, तो 18 ट्वाइस है, तो इसका मतलब हुआ कहाँ तक पहुँचा, 7 8 तक ना, तो 9 10, तो 9 10 का एवरेज फिर से
मिस्टेक करूँ तो बताना जी, ठीक है ना। 9.5 3 बार है ना, अच्छा अच्छा, हाँ वही कह रहा हूँ। तो 18 यहाँ भी था ना, हाँ हाँ यस, 18 18 18 है ना, ये है। तो ठीक है, हम लोग कहाँ तक पहुँचे, 8 तक पहुँचे हैं, 7 8, फिर 9 10 11, तो एवरेज लेंगे तो 10 आ जाएगा राइट। तो 10 9 10 11 का एवरेज, सो 10 10 10, तो 11 तक पहुँच गया। सो 9 10 11, अब लूँगा 12, तो 18 के बाद 20 3 बार है, 12 13 14, तो एवरेज लेंगे तो 14 हो जाएगा ना। सॉरी कहाँ तक है, 10 था ना। तो कितने नंबर है टोटल, 16 है ना। ओके 12 20 कितना, 3 बार है ना। डेटा टोटल 14 था। ओके तो 14 था, तो 11 12 13 14, जी जी ठीक है। 12 13 14 का एवरेज कितना हो जाएगा, 13 ना। सो 13 13 13, एक बार चेक कर लीजिए रैंक में कोई इसमें सिंपल क्या प्रोसीजर है, स्मॉलेस्ट 1 फिर 2 3 4 5 इस तरह चलेगा, 14 तक जाना था, लेकिन बीच में जहां पर टाई होगा वहां पे एवरेज लेना है। तो मान लो 3 बार है, तो जैसे अभी एग्जांपल के लिए हुआ था 20 3 बार है, तो वैसे रैंकिंग होगी 12 13 14, लेकिन 3 बार था 12 प्लस 13 14 अपॉन 3 हो जाएगी। तो इस तरह से एवरेज लेंगे। तो ये हमने रैंकिंग कर दिया ईच डेटा का, कंबाइनली रैंकिंग हुआ यहाँ पे, कंबाइंड। सो कंबाइंड रैंक लिया। अब जैसे हमने जो R1 लिखा था वो रैंक सम था फर्स्ट डेटा का, R1 मतलब सम ऑफ रैंक्स फ्रॉम द डेटा 1। तो ये जो रैंक्स दिख रहे हैं उसका सम करना है, 10 प्लस 13 प्लस 5.5 प्लस 13 7.5 10 प्लस 3, और R2 जब आप लिखेंगे तो सेकेंड डेटा पॉइंट के रैंक का सम 7.5 10 3 13 3 1 5.5, ठीक है जी। अब इसको सम कर लीजिए कैलकुलेटर से, कितना आएगा। कैलकुलेटर अलाउड रहता है ना, जैम के गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, स्क्रीन पे रहेगा आपका जैसे मॉक टेस्ट में होता है। बताओ भाई ऐड करें कितना आ रहा है, 23 5 28 31 41 49 50 52 62 62 आएगा क्या, चेक कर लो, ये 62 या 63, एंड मे बी 0.5 अगर मैंने छोड़ा होगा 63 होगा फिर। और दूसरा चेक कर लो एक बारी कितना आता है, छब्बीस 10 और 43, ये आ जाएगा। तो जैसे फॉर्मूला वेरीफाई करना, आप ये देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 इसके इक्वल आना चाहिए, N1 प्लस N2 N1 प्लस N2 प्लस 1/2 इसके अकॉर्डिंग। तो N1 प्लस N2 तो 7 है ना, तो 14 इंटू 15/2, तो 105 होने चाहिए है ना। हाँ सही, कितना होता है 15 7 105, ठीक है ना। तो 105 होगा, हाँ ठीक है, 3 2 5 4 6 10 सही है, तो इसका मतलब सही है ये। ओके मतलब जस्ट वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला है, तो वो प्रूफ किया जा सकता है जनरल तरीके से। सो बस में ये चेक किया R1 प्लस R2 ये आना चाहिए, और U1 प्लस U2 N1 N2 आएगा। तो U1 हमारा क्या आएगा, U1 का जो फॉर्मूला था कि U1 वॉज R1 माइनस N1 इंटू N1 प्लस 1/2 R2 माइनस N2 इंटू N2 प्लस 1/2। तो N तो हमारा 7 है, तो 7 इंटू 8/2, तो 7 इंटू 8 मतलब 7 इंटू 4 28। तो U1 हो जाएगा 62 माइनस 28, U2 आ जाएगा 43 माइनस 28, चेक कर लीजिए जी। तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है ना। तो 5 में 2 3 है ना 34, और यहाँ से ऐसे ही 5 इधर आ गया, और 3 माइनस 2 1 15, चेक कर लीजिए। तो U जो है 2 साइडेड टेस्ट में U टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा 2 साइडेड में, तो मिनिमम जो आएगा U1 U2 जो कि 15 है। तो इस क्वेश्चन में जितना पूछा गया है कि देन वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, तो आंसर इज 15, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। और अगर रिजेक्शन जैसे मैंने कहा कि मान लो अगर U अल्फा 25 दिया होता, तो हम लोग क्राइटेरिया, हमारा रिजेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे होता है कि रिजेक्ट H0 इफ U इज लेस देन इक्वल टू U अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मतलब लेफ्ट साइड क्रिटिकल रीजन है, ठीक है ना। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो लेफ्ट साइड में है। तो ठीक है, तो इसका ये लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारा u है 15, u अल्फा 25, 15 लेस देन यस, तो यहाँ हो जाएगा रिजेक्ट एच नॉट, हमारा क्राइटेरिया होगा कि रिजेक्ट एच नॉट हो जाएगा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि 15 लेस देन 25। अगर मान लो u अल्फा 14 होता है एग्जाम्पल के लिए, तो फेल टू रिजेक्ट हो जाता, तो वो जैसा डेटा दिया होगा उसके हिसाब से। कुछ क्वेरी है? सर अल्फा बाई 2 नहीं होगा? हाँ, यहाँ अल्फा बाई 2 नहीं होगा? अल्फा में 2, अल्फा बाई 2 हाँ हाँ, वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। हाँ, डेटा तो वैसे ही रहेगा। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ 5% के लिए आपको दे रखा होगा, ऐसे तो अल्फा बाई 2 ही रहेगा वो, क्योंकि तो वो 25 वही डेटा दिया होगा, वैसे तो रहेगा क्योंकि अल्फा बाई 2 ही होगा वैसे, क्योंकि मैंने वैसा अल्फा लिखा है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 2 साइडेड क्रिटिकल रीजन इज दिस वन, तो वैसा लिखा रहता है। बाकी रहेगा तो अल्फा बाई 2 ही क्योंकि 2 साइडेड वाला है ना, इसीलिए। तो ये मान लो u अल्फा बाई 2 मैंने तो अज्यूम किया ना, वैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो कि मतलब ऐसा लिखता नहीं है, नोटेशन तो ये मैं यूज कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं बुक में वो सीधा लिखता है क्रिटिकल पॉइंट फॉर द 2 साइडेड टेस्ट इज 25, तो ऐसे लिख देता है। तो आपको ये मान के चलना है कि 25 जो लिख रखा है 2 साइडेड के लिए लिख रखा है, तो वो u अल्फा बाई 2 ही है, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट k मान लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं यहाँ k भी लिख सकता हूँ कि इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा u लेस देन इक्वल टू k है, जहाँ k कोई सुटेबल क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया, तो यहाँ भी अल्फा बाई 2 कर लो, बेटर रहेगा। अदरवाइज जैसे रहता है कि u लेस देन k वेयर k इज द गिवन क्रिटिकल पॉइंट, तो ऐसा लिखा रहता है बुक में, आप देखेंगे। सो ये मैं अपने तरीके से ऐसा नोटेशन लिख रहा हूँ, अदरवाइज वैसा बुक में रहता है u लेस देन इक्वल टू k जो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो ये तो हो गया आपका 2 साइडेड के लिए, है ना। अच्छा, अगर लार्ज होगा तो इसी में क्या होगा, जब n लार्ज है, मान लीजिए जब n1 n2 लार्ज है, तो फॉर लार्ज सैंपल, सो जहाँ पे अब फिर से वही अलग अलग बुक में मैंने अलग अलग चीज़ें, कहीं 25, कहीं 30, कहीं 20, कहीं 10 भी लिखा हुआ था, तो वैसे है, तो लिखा रहेगा बुक में ना। तो जनरली क्या लूँ मैंने अभी सब में एक्चुअली मोर देन इक्वल टू 25 ही लिया है, तो मैं यही लेके चलता हूँ, ठीक है। तो वैसा कोई बुक में लिखा रहेगा, एग्जाम में वैसा क्वेश्चन होगा तो लिखा रहेगा क्या करना है। सो अभी के लिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोग कंसीडर करते हैं वो आता है u माइनस मीन, जो कन्वर्ट होता है क्या रहता है जी, n1 इंटू n2, है ना। सो आई थिंक आता है n1 इंटू n2 अपॉन 2, और इसका जो वेरिएंस बनता है क्या रहता है, n1 प्लस n2, आई थिंक यहाँ रहता है n1 इंटू n2 फिर n1 प्लस n2 अपॉन दिस, मैं देख लेता हूँ तो गलती हो जाएगा। तो इसका जो है n1 n2 है ना, तो ये है n1 इंटू n2 n1 प्लस n2 प्लस 1 अपॉन 12, आई थिंक ये है ना, ये रहेगा। फिर से वही इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 होगा, एंड देन सिमिलर आपका क्राइटेरिया होगा, जैसे अगर h0 था भी कि f1 इज इक्वल टू f2 अगेंस्ट h1 है, f1 डिफरेंट दैन f2, तो आपके लिए जो क्रिटिकल रीजन है रिजेक्ट h0 इफ ये जो z है, क्या लिखते हैं आप लोग 2 साइडेड के लिए नॉट इक्वल टू में, मोड z अल्फा बाई 2, यही आता है ना। तो वैसा वन साइडेड में उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, ये है। ठीक है, तो ये अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है कि जहां लार्ज है, तो सिमिलर यही चीजें करनी है, तो यहां तक तो प्रोसेस रिपीट होगा, यहां तक सेम प्रोसेस आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग u एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक वी विल कंसीडर z एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। देन ये आपको क्वेश्चन में फिर से दिया होगा क्रिटिकल पॉइंट, तो आप z की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे
कि ये जो मॉड जेड है क्या मोर देन इक्वल टू ये है, मतलब ये टू साइडेड क्रिटिकल रीजन यहाँ पे होगा, तो है ना, ये जेड अल्फा बाई टू, ये माइनस जेड अल्फा बाई टू आपका रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि किधर है जेड आपका, तो ये रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। जैसे मैं एक और क्वेश्चन है, फिर मैं थोड़ा और थ्योरी बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और था ना बॉटम में, तो ये वन साइडेड के लिए था, तो इसमें क्रिटिकल रीजन खुद ही लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रिटिकल रीजन उन्होंने मेंशन किया है इसमें ऑलरेडी। सो इसमें होता क्या है, तो मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा इससे पहले, समझिए कहना क्या चाह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये वैसे ही है ना, डेटा जो है एक्स, जैसे अभी टेबल था ना, तो वैसा टेबल ये हो गया एक्स वाई टाइप का, या डेटा 1 डेटा 2 टाइप का। तो 1 6 5 3 ये एक्स में है, और वाई में 11 7 15 और 4 है, इस तरह से है मान लीजिए। तो कह रहा है कि 1 6 5 3 एंड दिस आर द रिलेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4। यहाँ भी साइज 4 ही दिया है, तो अगेन n1 आपका 4 है, n2 भी 4 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग इन्होंने H0 में है एफ टी इक्वल टू जी टी, है ना, फॉर ऑल टी, और H1 इन्होंने कंसिडर किया है एफ टी इज मोर देन इक्वल टू, तो मोर देन इक्वल टू क्यों लिया है, H1 H0 कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए था, है ना, इक्वल टू तो नहीं होना चाहिए था जी टी, क्योंकि H0 H1 तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, वैसा है। तो अच्छा यहाँ लिखा है, ओके आगे लिखा है जो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ लिखा है विथ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो मतलब यहाँ इक्वल लगा दिया है, लेकिन कह रहा है विथ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो इक्वालिटी को इग्नोर करो, ये कहना चाह रहा है ना, विथ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फॉर सम टी, ठीक है। तो मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि H0 H1 में चाहे पैरामीट्रिक इन्फरेंस हो या नॉन पैरामीट्रिक, उसमें कुछ कॉमन नहीं होता, इंटरसेक्शन एम्प्टी होने चाहिए। सो और इक्वलिटी हमेशा H0 में आता है ना, ये भी एक रूल है कि जैसे हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं तो इक्वलिटी हमेशा नल में ही आएगा, अपोजिट में इक्वलिटी नहीं आएगी, ये है। मतलब अल्टरनेटिव में इक्वलिटी नहीं आएगी। तो ये थोड़े हाइपोथेसिस के अजम्पशंस या कुछ रूल्स हैं जो है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी रहेगा, इक्वलिटी हमेशा H0 में होगी, ये है। सो फॉर ऑल टी एंड एफ टी इज मोर देन जी टी फॉर सम टी, ये है, ये लिखा है इन्होंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फॉर सम टी। अब लेट यू एम डब्ल्यू, तो एम डब्ल्यू होता है मान विटनी, डिनोट द मान विटनी यू स्टैटिस्टिक, यू टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0, तो ये वन साइडेड है ना। अब देखो इन्होंने क्रिटिकल रीजन, आपको यहां से दिख रहा होगा ये क्रिटिकल रीजन क्या देना चाह रहा है, सो इन्होंने लिख रखा है ना कि ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ जो रिजेक्शन क्राइटेरिया है, रिजेक्ट H0 इफ यू एम डब्ल्यू इज मोर देन, है ना, सम के या मोर देन इक्वल टू सम के, तो मोर देन सम के, तो ये इसका क्रिटिकल रीजन है, के इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो ये इसका आपको क्रिटिकल रीजन दिया है। तो अभी इन्होंने राइट साइड लिया है ना, ये राइट साइड लिया है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ इन्होंने ऐसा कंसिडर किया है। सो नाउ सर दोनों केस में यही होगा, किस दोनों केस में, मतलब अगर H1 ठीक, हाँ ग्रेटर देन लेस देन, नहीं उसमें थोड़ा चेंज होगा। तो मैं अगर इसका थ्योरी लिखाऊं, तो जहाँ तक मेरी समझ से जो आता है कि H0 है और H1 है, तो जैसे F1t इज इक्वल टू F2t फॉर ऑल t, और यहाँ पे है F1t मोर देन F2t फॉर सम t, एक ये प्रॉब्लम है, और F1t F2t फॉर ऑल t अगेंस्ट H1 है F1t लेस देन F2t फॉर सम t। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन निकल के आता है मोर देन वाले का, ये आता है U2 जो मैंने लिखाए हैं मोर देन इक्वल टू U अल्फा, ठीक है, ये रिजेक्शन रहता है। और इसका जो रहता है रिजेक्ट H0 इफ U1 इज लेस देन U अल्फा, ठीक है। और जो टू साइडेड था उसमें U यूज हुआ था, टू साइडेड वाले में
क्या यूज हुआ था? यहाँ U1 U2 किसी को भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, जो U1 हमने डिफाइन किया वही है। U1 U2 Yes. हमने डिफाइन किया ना। सो यहाँ से F1 F2 T और H1 जो है F1 T जो है डिफरेंट देन F2 T फॉर सम T। तो इसका क्राइटेरिया था रिजेक्ट H0 इफ मिनिमम ऑफ U1 U2 क्या लिया था हमने, लेस देन या लेस देन इक्वल टू लेना चाहिए, लेस देन कोई बात नहीं, U अल्फा बाई 2। ठीक है, सो ये इसका क्राइटेरिया है जिसको U नाम दिया था हमने टू साइडेड वाले में, ये है। मतलब फर्स्ट डेटा जो गिवन होगा उसके लिए U1 कंसिडर करेंगे। हाँ यहाँ पे जो है, क्योंकि उसमें कह रहे F1T मोर देन F2T है ना, तो वहाँ पे मैंने एक बुक में देखा था ऐसा लिखा हुआ था। U1 U2 जो है, जो डेटा 1 होगा उसके लिए U1 लेंगे और डेटा 2 के लिए U2। U2 यस यस, हाँ यहाँ जो हमने डिफाइन किया ना ये वाला, ये जो U1 U2 था, ये U1 और ये U2, हाँ इसके अकॉर्डिंग। Sir, when the test is F1, alternative hypothesis is F1T greater than F2T, then I will check that U2 greater than equal to U alpha हाँ 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 only. हाँ, U अल्फा क्रिटिकल पॉइंट। Okay. इसमें देखिए इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें ट्राई करके देखो। तो सिमिलर वे में आप निकालिए जरा R1 R2 क्या आता है, जैसे अभी आपने फाइंड किया था ना। सो RX RY, तो RX मतलब रैंक ऑफ, फिर कंबाइंड डेटा का रैंक निकालिए क्या आता है देखते हैं। सो ये कंबाइंड डेटा है, इसका आप लोग पहले मतलब 8 नंबर है ना, तो इन 8 नंबर का एक साथ आप रैंकिंग कीजिए एंड देन यू फाइंड रैंक ऑफ ईच नंबर इन X, ईच इन Y। देन R1 है सम ऑफ रैंक्स ऑफ डेटा X गेट फर्स्ट डेटा, R2 इज सम ऑफ रैंक्स इन सेकेंड डेटा। निकालिए क्या आता है। Sir, 2 and 14 आ रहा है। Sir, R1 R2 नहीं है। अच्छा U1 U2 ओके। तो ये U1 निकाला ना आपने, U1 और U2। सर R1 12, R2 24 आ रहा है मेरा। ठीक है, क्योंकि N1 प्लस N2 अपॉन 2, मतलब N1 N2 सेम ही है, N1 इंटू N2, N1 प्लस N1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 4 इंटू 5 अपॉन 2 10। U1 to 4 आ रहा है। कैसे आपका ये कितना आएगा, जो लिख रहे थे हम N इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 आपका कितना आएगा, N तो 4 है ना, तो ये 10 आएगा। अरे यार। R1 में यही घटाते हैं ना हम लोग, R1 माइनस दिस इज U1, R2 माइनस दिस इज U2। 10 आएगा। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जो क्रिटिकल, जैसे कई बार ना क्रिटिकल कई जगह ये लिखा हूँ, कुछ बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, और या तो ये हो जाए या U2 लेस देन इक्वल टू U अल्फा हो जाए, ऐसा लिखा रहता है। तो ये भी लिखा रहता है या तो ये हो या ये हो, तो वैसा भी देखा मैंने कुछ जगह लिखा हुआ U1 लेस देन दिस और U2 लेस देन दिस, लेस देन है ना, तो हाँ ऐसा हो जाता है। बट ठीक है, अभी यही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या कहना चाह रहा है। सो हमारा तो ये आता है ना, उसके अकॉर्डिंग U1 U2 आ गया। अब इसने कहा है देखो रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन है, जिसमें कह रहा था ना कि क्रिटिकल पॉइंट आपको गिवन होगा, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, देखो क्या क्या है। एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 12 इज द क्रिटिकल पॉइंट,
और यहाँ इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड में है, इन्होंने खुद ही बता रखा है कि क्रिटिकल रीजन राइट साइड में होगा। तो 12 इज द क्रिटिकल पॉइंट एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 14 is the critical point at 5% level of significance, 15 is the critical point at 2.5% of level of significance, and 16 is the critical point at 1% level of significance. तो आपको 4 critical points दिया है, 12, 14, 15, 16 at different level of significance, ठीक है ना। तो जैसे अगर है ना, ठीक है अभी के लिए, तो बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। सो यहां पे कुछ ऐसा है कि ये कहना चाह रहा है, अच्छा देखो इक्वलिटी नहीं लगाया है, ध्यान रखना। अब 12, 14, 16 और 15 में इक्वलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रफली ग्राफ नॉर्मल जैसा ही बना दूं तो ये कहना चाह रहा है कि जहां नंबर 12 है उसके स्ट्रिक्ट आगे की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 10% है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन इक्वल टू 10% है, मतलब मैक्सिमम 10% है ना, जो लेवल है 10%, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 10% है। जो 13 है मतलब 14 के आगे की प्रोबेबिलिटी 5% है, फिर 15 के आगे की प्रोबेबिलिटी 2.5% है, और 16 के आगे की प्रोबेबिलिटी 1% है। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, और 1% एग्जैक्ट नहीं है, लेस देन इक्वल टू 1%, मतलब 16 के आगे की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1% है। ये ऐसा वहां पे लिखा हुआ है कि u मोर देन 12 इज लेस देन इक्वल टू 10%, मतलब 12 के आगे की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 10% है ना, ये है। 14 के आगे की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 5% है। 15 के आगे की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं u अल्फा लिखता हूं ना तो उस तरह समझ सकते हैं हम लोग कि u अल्फा इज दिस। जैसे यहां अगर समझे कि u 10%, u 0.10, so this is 12, u 0.05, this is 14 but included नहीं है ये पॉइंट, u 0.025, 15, u 0.01, 16, इस तरह से है। तो ये खुद ही क्रिटिकल रीजन मेंशन किया है और क्रिटिकल पॉइंट मेंशन किया है, क्योंकि है ना ये मतलब ये नहीं आपको अज्यूम करने को नहीं बोला क्रिटिकल रीजन क्या होगा, इन्होंने खुद क्वेश्चन में बताया कि दिस इज द क्रिटिकल रीजन एंड दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपको बताने हैं कि क्या सही होगा। तो कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। H0 is rejected at 10% level, H0 rejected at 5% level, H0 is rejected at 2.5%, H0 is rejected at 1%. क्या लगता है आपको? Sir, in this case, I will take statistics is U2. That हाँ। means 14. तो 14 कहाँ बिलोंग करेगी? ग्राफ में देखिए 14 कहाँ पे है। सो 14 यहाँ पे है ना, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी 14 इंक्लूडेड नहीं है, तो 14 के बाद की प्रोबेबिलिटी 10% होगी, है ना। सो कहने का मतलब 14 इधर 15 तो 14 पहले, है ना। 14 के बाद आता तो हम रिजेक्ट कर पाते। देखो हमारे पास क्या है, हम जरा समझते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हमारा जो u है u2 है, यस। तो यहाँ पे हम u2 लेंगे, तो यहाँ क्या हो रहा है, u2 जो है इज क्या मोर देन, u2 मोर देन है u 0.10, u2 मोर देन है, ये ऑप्शन ए लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन बी u2 मोर देन 0.05, सी ऑप्शन है u2 मोर देन u 0.025, डी ऑप्शन है u2 मोर देन 0.01। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन ए है ना। तो u2 आपका 14 है ना, u2 इज 14 हेयर, है ना। कई बार u1 और u2 रहता है, u1 लेस देन u अल्फा और u2 लेस देन u अल्फा। अभी u2 ले रहे हैं यहाँ पे। सो 14 इज मोर देन 12, यस। 14 इज मोर देन 14, मोर देन 14, नो। 14 इज मोर देन 15, नो। 14 इज मोर देन 16, नो। तो इसमें ये सब गलत हो रहा है, सिर्फ ए सही है। अगर सर U1 ले तो
हाँ हाँ U1। हाँ, U1 लेंगे तो सारे गलत हो जाएंगे फिर। तो एक्चुअली सर इन दिस केस वो मिनिमम होगा ना, व्हेन आई विल टेक द यू, दिस इज रूल यू टेक इन प्रीवियस स्लाइड, हाँ F1T greater than F2T, देन F2T इज मिनिमम, सो इसलिए T2 U2 ले रहा है हाँ हाँ मिनिमम, हाँ एग्जैक्टली, सही कह रहे हो। एंड F1T इज मिनिमम, तो इसलिए F1T U1 ले ले रहा है रहा है। मिनिमम वाला, मतलब वैसे मिनिमम के तो वहाँ पे F1 F2 है ना, तो F2 छोटा है। अच्छा, तो U2 यूज़ हुआ, यहाँ F1 छोटा है, U1 यूज़ हुआ, यहाँ डिफरेंट है, तो मिनिमम ऑफ U1 U2 यूज़ हो रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ F2 लेस है ना, तो यहाँ U2 यूज़ हुआ, यहाँ F1 लेस है तो यहाँ U1 यूज़ हुआ, यहाँ डिफरेंट है तो मे बी F1 लेस देन F2 और F2 लेस देन F1, तो इसलिए मिनिमम ऑफ U1 U2 यूज़ हुआ, जो भी मिनिमम होगा वो यूज़ होगा। मतलब ये बोल रहा है U1 U2 में इसके करस्पॉन्डिंग U1 है, इसके करस्पॉन्डिंग U2 है, तो वैसा। तो अभी आप ये यूज करेंगे तो U2 ही यूज करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर मान लो हम मिनिमम लेके चलते, जैसे U लेके चलते, तो उससे एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। अगर आप ऐसे सोचते 214 ले लेते हैं तो U तो 2 आ गया, फिर चारों ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं होगा ना, ये चारों ऑप्शन फॉल्स होंगे, क्योंकि है ना क्रिटिकल रीजन दे ही रखा है, तो 2 तो किसी से भी लार्जर नहीं है इसमें से, क्रिटिकल रीजन खुद ही वहां लिख रखा है ना, कि रिजेक्टिंग H0 एट 10% पॉइंट इज 12, रिजेक्टिंग H0 एट 5% पॉइंट इज 14, rejecting H0 at 2.5% point is 15 and rejecting H0 at 1% तो critical point is 16, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप ये क्राइटेरिया यूज करना, यूज दिस क्राइटेरिया, यूज दिस क्राइटेरिया। तो इसमें U2 हमारे पास क्वेश्चन में ये वाला केस है, अभी यही वाला केस है ना क्वेश्चन में, F1 मोर देन F2 वाला, तो यहाँ पे F1 मोर देन F2 वाला केस है, F1 मोर देन F2 वाला केस है, तो U2, तो ये जो U मान विटनी टेस्ट है, U मान विटनी इज U2 एक्चुअली, सो दिस इज U2, ठीक है, देख लीजिए। तो आंसर क्यों यही होगा, सो है ना, क्योंकि अगर वैसे लेते तो 15 तो लास्ट क्वेश्चन ही था, 15 का ये सही है, और अभी कुछ देर पहले हमने क्या निकाले थे, कौन सा क्वेश्चन था जो भी था, सो ये था ना 12 नंबर 15 आया था, 12 नंबर, 12 का आंसर है 15, ठीक है ना। सो ये मान विटनी पे था, बाकी देखते और क्वेश्चंस आएगा तो, बाकी अभी मैं आगे थ्योरी करा देता हूँ क्योंकि आज कंप्लीट करना है। सो इसमें क्या है, एक फार्मूला जस्ट लिखाना है, तो ये जो है हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्पीयरमैन, या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड सो ऑन xn yn, मतलब फिर से वही है, डेटा पॉइंट्स हैं और आपको बताना है, क्योंकि जो क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है कि जो हमारे पास x और y है उनमें क्या रिलेशन है ना, कि दे आर डिपेंडेंट या कितना वो है, पॉजिटिव कोरिलेशन, हाँ नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ एग्जैक्टली, तो वही देखना होता है कि जो x और y वेरिएबल है उसमें क्या कोरिलेशन, क्या रिलेशन है, तो उसके लिए कोरिलेशन निकालना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स दे रखा है, और अगर मान लीजिए इसमें सारे एक्साइज डिफरेंट है, तो पहला पॉइंट ये है कि इफ ऑल एक्साइज आर डिफरेंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या नोटेशन यूज करें, रो यूज करते हैं, 1 - 6 अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 समेसन di स्क्वायर। अब ये di क्या है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। सो di है डिफरेंस ऑफ रैंक्स, सो di है डिफरेंट ऑफ रैंक्स। देखिए जरा, सो मान लीजिए xi डेटा है,
ये वाई आई डेटा है, ठीक। एंड अगेन यू विल डू द सिमिलर थिंग आर एक्स आर वाई, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जो हम लोग कर रहे थे मान बेटे यू टेस्ट, उसमें कंबाइंड डेटा में रैंक ले रहे थे एंड देन हम लोग अलग अलग रैंक लिख के बाद में R1 R2 निकाले। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे एक्स डेटा में अलग रैंकिंग होगी और वाई डेटा में अलग रैंकिंग होंगी, है ना, ये प्रोसीजर है सॉल्व करने का। सो यहाँ पे जो रैंकिंग होगी, सो ओनली यू हैव टू रैंक एक्स आईज अमॉन्ग देम सेल्फ, उसमें वाई आई नहीं आएगा। तो एक्स आईज की रैंकिंग अलग होगी, x1 x2 xn में रैंकिंग अलग होगी अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, y1 y2 yn में रैंकिंग अलग होगी अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड जो डी आई यहाँ पे है एक्चुअली इसके रैंक का डिफरेंस है। तो सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग आर आई, है ना, यहाँ पे चलो मैं ऐसा करता हूँ आर एक्स आई आर वाई आई, ठीक है। सो डी आई जो होगा आर एक्स आई माइनस आर वाई आई होगा, ठीक है, ये डी आई है। रैंकिंग यहाँ क्या ध्यान रखना, रैंकिंग एक्स आई का रैंकिंग सिर्फ एक्स आईज में होगी, नॉट कंबाइंड रैंकिंग। पिछले वाले प्रोसीजर में कंबाइंड रैंकिंग था, ये है। तो यहाँ रैंकिंग सेपरेटली होगी, तो डी आई इज अ डिफरेंस ऑफ रैंक्स ऑफ ईच डेटा पॉइंट। जैसे x1, इसमें तो नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल एंड नंबर ऑफ वाई वेरिएबल सेम रहना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स है ना, ये ऑर्डर हाँ, पेयर्स सेम ही रहेगा, है ना। सो यहाँ ऑर्डर पेयर्स है। ये वैसे रिग्रेशन में जैसे आप निकालते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हो गया या जैसे वहाँ निकालते थे वैसे ही है। तो ये है। और दूसरा है कि मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि इफ मान लो क्या लिखूं, सम एम आईज आर रिपीटेड या सम एक्स आईज आर रिपीटेड विथ मल्टीप्लिसिटी एम आई। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि x1 के जो x1 x2 इक्वल हो गया, तो दो इक्वल, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। तो मतलब जो भी जितने भी इक्वल टाइप के उस तरह से होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला इसका आता है 1 माइनस 6 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 और समेसन i फ्रॉम 1 टू n, यहां आएगा डी आई स्क्वायर प्लस क्या आता है, अच्छा समेसन, हाँ ठीक है रहें तो समेसन, हालांकि अलग अलग, चलो इसका समेसन अलग। सो यहाँ पे आएगा समेसन डी आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू n प्लस समेसन एम आई इंटू एम आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होता है, अब जितने रिपीटेड है, मान लो अभी k नंबर ऑफ रिपीट, आई फ्रॉम 1 टू k कर देता हूँ, जरूरी नहीं सारे जितने रिपीटेड होंगे, अगर एक है तो एक ही रहेगा। सो 1 टू k कर दिया, k इज द नंबर ऑफ रिपीटेड डेटा जहां पे एक्साइज रिपीट कर रहा है। थिंक यहाँ पे जो है 2 है, मैं चेक कर लेता हूँ ना। सो ये फॉर्मूला है, हाँ वाई आई रिपीट करेगा तो वाई आई मैंने ये सिर्फ एक्साइज के लिए फॉर्मूला बनाएगा, वाई आई को इग्नोर करेंगे। तो ठीक है ना। अच्छा यहाँ क्या है 12 है, ओ 12 है नॉट 2, सो यहाँ 12 है, ठीक है। तो ठीक है अभी के लिए। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये फॉर्मूला लिख लो जस्ट, तो इस पे एक क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, पहले वो देख लेते फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ड्राइव का है, क्या था स्पीयरमैन ना, उसमें नहीं दिया है उसने। तो जैसे एक ये क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ आ गया। देखिए तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, कंप्यूटेशनल नहीं है।
कि पूछा है कि वाइल कैलकुलेटिंग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन द एन ऑब्जर्वेशंस xi yi, मतलब ऑर्डर पेयर से पॉइंट्स हैं, फ्रॉम अ पेयर डेटा इट इज फाउंड दैट xi's आर डिस्टिंक्ट फॉर ऑल i मोर देन 2, मतलब x2 x3 x4 x5 ये डिस्टिंक्ट है। देखो yi की बात नहीं किया, सिर्फ xi's का बात किया है ना, क्योंकि xi's के लिए डिफाइन किया गया इस तरह से। और बोल रहा है कि x1 x2 इक्वल है, मतलब x1 x2 इक्वल है और बाकी सब डिफरेंट है, 3 4 5 6 7, मतलब 2 3 4 5 6 7 n तक सब डिफरेंट है, बस x1 x2 इक्वल है। तो यहाँ पे m जो मैंने k लिख रहा था i फ्रॉम 1 टू k की वैल्यू 1 हो गई कि देयर आर 1 नंबर्स हैं जो रिपीटेड है। अगर दूसरा नंबर होता जो रिपीटेड तो फिर इस तरह से m1 m2 m3 होता, तो m1 यहाँ 2 है कहने का मतलब, ठीक है। Sir, that means I introduce a data x1 equal to 1 and x2 equal to 1 and हाँ x3 equal to 2. हाँ यस दे आर डिफरेंट, हाँ x3 2 हो गया, x4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट दैट, बट डिफरेंट है। x1 x2 इक्वल है उस पॉइंट में, बाकी सब x2 x3 x4 दे आर डिफरेंट नंबर्स देन ईच अदर। तो अब डी स्क्वायर आपको दे रखा, जहां डी डिफाइन कर रखा है इसने कि डी इज रैंक ऑफ एक्स आई माइनस रैंक ऑफ वाई आई। अगेन एक्स आई में रैंकिंग अलग होगी, वाई आई में रैंकिंग अलग होगी। सो ये देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन क्यू माइनस एन, ये वही है एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, जो फॉर्मूले में यहाँ डिनोमिनेटर में है। ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या अलग ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर जो है ना एन क्यू माइनस एन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। लगा के देखिए अगर समझ आ रहा है तो। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि अच्छा m कितना है, रिपीटेशन 2 है ना, सो मल्टीप्लिसिटी 2 हो गया एक नंबर का, 2 बार मल्टीप्लिसिटी m1 इज 2 ना, मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई ना। सो फॉर्मूला था 1 माइनस 6 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, फिर ब्रैकेट में समेसन डी आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू n कितना प्लस, अब यहां पर तो एक ही नंबर है जो रिपीट करेगा 2 बार, है ना, तो जो m है जो है वो m1 है, मतलब एक नंबर 2 टाइम्स, मल्टीप्लिसिटी 2 है एक नंबर की, यही है बस। तो m1 इज 2, तो जैसे जो फॉर्मूला है k 1 हो जाएगा तो 1 to 1, तो m1 इंटू एम वन स्क्वायर माइनस 1, m1 इज अ मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी मतलब 2 है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ये होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3 और अपॉन 12, तो ये हो गया 1 माइनस 6 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 समेसन डी आई स्क्वायर ऑलरेडी पता है मुझे 19.5, और ये 1/2 हो गया, 19.5 इंटू प्लस 1/2 मतलब 20 हो गया टोटल, है ना। तो ये 6 इंटू 20 डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये हो गया 120। अब ये आपके पास 120 है, अब आपको बताना है, बताइए कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना। तो ऐसे आप जानते हैं कोरिलेशन का रेंज वही रहता है -1 से 1 में, जो हम रैंडम वेरिएबल में कर रहे थे -1 से 1 में, इसका रेंज भी -1 से 1 ही होगा, ठीक है। आगे भी कैंडल्स जो है उसका भी -1 से 1 ही होगा, जो भी सर मैंने वो EMI है ना, EMI का मतलब क्या बोल रहा है, नहीं एम आई मतलब मल्टीप्लिसिटी, ओके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ith नंबर, जैसे पहला नंबर जो रिपीट कर रहा है
तो m1 इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट नंबर। मल्टीप्लिसिटी मतलब कितनी बार रिपीट हुआ, ये मल्टीप्लिसिटी। ओके ओके चलिए m2 सर, मतलब समझ गया। सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिसिटी, जो दूसरा नंबर होगा जो रिपीट कर रहा है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है। फिर m3 होता तो ओके थर्ड नंबर जो है उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, इस तरह से। अब बताइए आप लोग, जो रो है उसका रेंज -1 से 1 होता है, तो क्या आप इसको यूज करके आप बता पाएंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ n³ - n। सो क्या आप इसका रेंज 120 है क्या? 120 आ रहा है, ओके। चेक करके देखिए, इसको पुट कीजिए और देखिए कि n इंटू एन स्क्वायर -1 कहाँ से कहाँ तक निकल के आएगा। ये निकल के आएगा इससे, इसको -1 से 1 में फिट कीजिए इसमें, एंड देन यू चेक कि कहाँ से कहाँ तक आएगा। और हमसे पूछा है मिनिमम पॉसिबल, मतलब ये नंबर क्या है, हमारे लिए ये कंसर्न है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर, मोर देन इक्वल टू ना, तो ये नंबर क्या है ये ढूंढना है हमें। सर अगर y1 y2 सेम होता तब वो m के वैल्यू पे मैटर नहीं करता ना? नहीं, क्योंकि वाई इसके लिए डिफाइन नहीं है, जिन्होंने डिफाइन किया है स्पीयरमैन ने डिफाइन किया है, सो दे कंसिडर्ड ओनली एक्स साइज। ये सब आप भी कर सकते हो, पीएचडी में यही होता है, कोई नई चीज़ आप डिफाइन कर दो, उसके बेस पे कुछ कर दो, दिखा दो कि इसका यहाँ यूज हो सकता है, बस हो गया। ऐसी रिसर्च पेपर लिखते हैं लोग, है ना। जैसे स्पीयरमैन आप देखोगे ये कहाँ से आया, तो ये आप इसका पेपर पढ़ सकते हो किस रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा है, फिर वही चीज़ें बाद में बुक में आती है, तो ऐसा होता है। जैसे केंडाल्स वाला अगला है, x1 x2 x3 अगर बराबर हो जाए हाँ तो यहाँ m की वैल्यू 3 हो जाएगी। जी जी, m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो वहाँ mi क्यों दिया है x1 x2 वो तो मैंने एम आई लिखा, उसने नहीं लिखा है एम। अच्छा, एक्चुअली वो बुक में नहीं है, या तो बुक में ऐसा सिर्फ एम लिखा हुआ है कि समेसन ऑफ, वो तो मैंने लिख दिया वैसा, तो इसमें कन्फ्यूजन है। बुक में तो उन्होंने, मैं देखा एक जगह जैसे लिख रहे हैं वो लोग सीधा ये लिख देते हैं कि समेसन m इंटू एम स्क्वायर -1/12, ऐसा लिख दिया, आप समझ जाओ खुद ही। तो m इज द मल्टीप्लिसिटी, ये है। हाँ तो एक्चुअली, हाँ ठीक है, अलग अलग सपोज x1 और x2 हो जाए, कहीं बीच में और बराबर हो जाए तो उसके लिए होगा, हाँ 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 सब एग्जैक्टली, करना पड़ेगा। हाँ तो जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग ये है। आया किसी का कुछ? देखिए इसका आंसर एक्चुअली क्या है, आंसर 56 है ना। सो व्हाट इज दिस नंबर, आपको ये देखना व्हाट इज दिस नंबर। सर 60 आ रहा है। 60 आएगा ना। तो ये आई थिंक आएगा n इंटू एन स्क्वायर -1 मोर देन इक्वल टू 60 लेस देन इन्फिनिटी, ऐसा आएगा। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, तो 60 होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए तो यहाँ पुट करेंगे 1 - 120/n इंटू, तो अभी n इंटू एन स्क्वायर -1 ही तो चाहिए, तो इसको अभी के लिए मान लो m बोल देता हूँ, फॉर द टाइम बिंग आई एज्यूम इट m, क्योंकि मुझे m का रेंज चाहिए इसलिए मैं m नाम रख देता हूँ जस्ट। तो अभी के लिए ये वैल्यू -1 और 1 में है, तो आप क्या करो 1 सब ट्रैक करो सब में से, सो -120/m ये रहेगा, मैंने 1 घटा दिया सब में। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 120/m माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो ये 2 हो गई और इधर 0 हो जाएगी। अब आपको m चाहिए तो रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, सो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, है ना, आप रेसिप्रोकल करो इसको। सो व्हेन यू डू रेसिप्रोकल, सो m/0 से 2 में है ना, तो इसका क्या मतलब 0 से 2 के बीच का रेसिप्रोकल क्या होगा, या एटलीस्ट हमें छोड़ो इसको, 0 को तुम इग्नोर भी कर सकते हो, हमें तो m का जस्ट चाहिए था मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, है
है ना, ये चाहिए। कितना होगा अगर मैं रेसिप्रोकल कर भी दूँ, तो यहाँ से आएगी 120, रेसिप्रोकल करने से इक्वलिटी फिर चेंज होगी। अब यहाँ 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी और ये 1/2 हो जाएगी। अब 120 से आप मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, तो जब आप इसको 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी, क्या आ गया ना, चेक कर लीजिए एक बारी, या एक साइड लेके चलो तब भी आ जाएगा ना। यहाँ तुम इस साइड को लेके चल लो क्योंकि तुम्हें मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, सो मिनिमम वैल्यू 60 होगी। ठीक है जी, किसी को डाउट बताइए। सो मिनिमम वैल्यू इज 60। एक और क्वेश्चन है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ। ये पूछा है लेट x1 y1 xn yn are points with all distinct xi such that जो समेसन di स्क्वायर है i from 1 to n is 30, where di is rank of xi minus rank of yi। ठीक है, नाउ अब आपसे पूछ रहा है इफ स्पीयरमैन जो भी है, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट is 9/11, then find value of n is, exact value of n is क्या आएगा, आपसे ये पूछ रहा है। n की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए क्या आएगी। टेन आ गया, कितना आया, 10 3, अच्छा 10 10 10, अच्छा ओके। सो जैसे ऑप्शन बना दिया A 10, B 9, C में 5, D में 4, इस तरह कुछ बना देगा। तो आसान है, बस फॉर्मूले पुट करना आ जाएगा। अब जो सीधा फॉर्मूले पुट कीजिए आ जाएगा। ठीक है जी, मुझे करने की जरूरत है। ये जो पहला फॉर्मूला था इसमें आप इक्वल टू रख दीजिए 9/11, ये आपको ऑलरेडी 30 गिवन है, तो एक n में इक्वेशन आ जाएगी, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक डेटा पॉइंट दे देता हूं, उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। xi yi, xi में रैंकिंग, yi में लिख लो, एक डेटा पॉइंट ले लो आप, उसके लिए करके देखो तो ये कर लोगे ना। तो अगला क्वेश्चन जैसे थर्ड है, आपको x एंड y डेटा दे रखा है, ये कुछ ऐसा है।
65, 37, 74, 40, 50, 75, 85 ये एक्स आइज है और वाई आइज है 70, 40, 81, 46, 60, 76 एंड 73। ठीक है जी, ये है। आपको बताना है व्हाट इज द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये निकालने हैं। इसके लिए सिंपल प्रोसीजर, आपको बस एक प्रैक्टिस कर लो, ये वाला तरीका है, पता ही है। एक्साइज में रैंक निकाल दो, यहाँ पे रैंक आ जाएगा, है ना, जो भी R1 से RK तक, R1 से जो भी RN तक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी मान लो K1 से KN तक आ जाएगा, रैंकिंग अलग अलग होगी। एंड देन यू टेक द डिफरेंस एंड देन यू टेक स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है, अगर डिफरेंस है नहीं तो ये लगाना है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखिए। तो सिंपल है ना, देखिए मैं कर देता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं इजीली, वो तो आसान है। तो सो यहाँ होगा RXI RYI, रैंक XI रैंक YI, ठीक है ना। सो जब रैंकिंग करेंगे तो एक्साइज में अलग रैंकिंग, YI में अलग रैंकिंग होगी ना, इसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना आपको। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 40, तो 1, 40 के बाद नहीं 37 नो ना, सर 37। 37 1, 40 दूसरा, 50 तीसरा, एंड देन 65 फोर्थ, ठीक है, 74 फिफ्थ, 75 सिक्स्थ, सेवेंथ, ये हो गया एक्साइज में। और YI में अलग रैंकिंग होगी। सो इसमें जो स्मॉलेस्ट है 40, 1, 40 के बाद 46 2, देन 70 नहीं 63 एंड ओके जी 74, 73 5, ये 73 है, 5 6 7, तो ये रैंक आ गया। अब आप जो DI लेते हैं इसका डिफरेंस, सो DI इज द डिफरेंस। सो 4 - 4 0, 1 - 1 0, 5 - 7 -2 0 0 0 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हमें चाहिए समेसन DI स्क्वायर, यहाँ रिपीटेड तो नहीं था ना, एक्साइज में कोई रिपीटेड था नहीं था, वरना रैंकिंग में भी डेसिमल में आता अगर रिपीटेड होता तो, या उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रैंकिंग। तो I फ्रॉम 1 to 7, सो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4 + 4 8 आ गया, ठीक है जी। स्क्वायर करके -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 4 + 4 8, ऑलरेडी n हमें पता है 7, तो क्या फॉर्मूला है, रो 1 - 6 अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1 समेसन DI स्क्वायर, ये हो जाएगा। डिफरेंट एक्साइज है इसीलिए, तो पुट कर लीजिए। सो 1 - 6 7 इंटू 49 - 1 48 इंटू 8, तो 8 6 जा 6 6 कैंसिल, तो 1 - 1/7, ठीक है जी। तो इट इज़ 6/7, ये होना चाहिए, देख लीजिए। कुछ डाउट है तो बताइए। तो दिस इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए अगले उस पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो है ना, ये क्या है, केंडाल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना। इन्होंने जैसे केंडाल ने अलग डिफाइन किया, केंडल बोलते हैं शायद ना, केंडल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट अपना अपना इन्होंने डिफाइन कर रखा है, और उसका अलग अलग यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम एप्लीकेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिकली जस्ट क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सो केंडल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है, तो इसका जो फॉर्मूला है, केंडल्स टाउ बोलते हैं ना इसको। सो ये जो फॉर्मूला है C - D अपॉन C + D, या कहीं कहीं आप देखेंगे S अपॉन n इंटू n - 1/2। अब क्वेश्चन है व्हाट इज C, व्हाट इज D, व्हाट इज S,
है ना। तो कोई एक लगाना है, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। तो सी जो है कैसे डिफाइन करूं, तो इनके लैंग्वेज में डिफाइन करे। सो दे राइट इट क्या, कॉन्कॉर्डेंट, डिसकॉन्कॉर्डेंट, इस तरह से कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो क्या एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट ऐसा कुछ है ना। तो ऐसे मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। तो अवनी साहब का माइक ऑन है, तो है ना, ये जो लिख रहा है C माइनस डी जो है ना, तो यहाँ n तो पता ही आपको, अच्छा n मैंने यहाँ यूज़ किया है। सो n इज़ द सैम्पल साइज, जो पॉइंट दे रखा होगा आपको फिर से, जैसे आपके पास मान लीजिए पॉइंट्स होगा x1 x2 इस तरह से, x1 y1 xn yn, तो n पॉइंट्स होगा हमारे पास। सो n इज़ द सैम्पल साइज या नंबर ऑफ पॉइंट्स जो गिवन होगा आपको, है ना। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी एक्स आई वाई आई होगा वो n है। और c जो लिखता है, जो c मैंने यहाँ लिखा है, दैट द डिफाइन नंबर ऑफ कंकॉर्डेंट पेयर्स। एंड d जो डिफाइन कर रखा है, नंबर ऑफ डिसकॉर्डेंट पेयर्स। s क्या है, एस सी माइनस डी है, इतना डिफाइन करने के बजाय एस सी सी माइनस डी सिंपली, ये फॉर्मूला ही है एक्चुअली। सो वही लिखता है, नंबर ऑफ कंकॉर्डेंट पेयर माइनस नंबर ऑफ डिसकॉर्डेंट दिस। और ये भी फॉर्मूला है कि सी प्लस डी हमेशा इक्वल आएगा, सी प्लस डी की वैल्यू हमेशा आपको मिलेगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू के, मतलब ये आइडेंटिटी है। एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा, ऐसे थ्योरेटिकली थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। सो क्वेश्चन में क्या होता है कि जो इसका रूल है, क्योंकि नॉन पैरेंट में जितने भी आपने देखे होंगे सब प्रैक्टिस बेस्ड है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे क्या प्रोसीजर, क्योंकि सब प्रोसीजर बेस्ड है कि ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह से करना है। तो मतलब फॉर्मूला तो याद रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व करना आएगा, वरना भूल जाएंगे कैसे कैसे सॉल्व हो रहा था। तो जैसे कोई डेटा पॉइंट यही ले लो, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है, इन द सेम क्वेश्चन वी वांट टू फाइंड केंडल्स टाउ, नोटेशन है उसका, मतलब केंडल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सेम क्वेश्चन में। तो मैं लिख देता हूँ दोबारा इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक डेटा दे देगा, आपको ऑप्शन होंगे कि केंडल्स टाउ क्या है, स्फीयर में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, इस तरह से पूछ लेगा आपसे। या दोनों का सम पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, इस तरह से कंपैरिजन पूछ लेगा, मोर देन लेस देन। सो फाइंड करते हैं, इसी के लिए यही लिख देता हूँ, है ना, तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन लिखा था मैंने सर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। इसका है, हाँ सर। वो थ्योरेटिकल वाला होगा, इस तरफ आई थिंक कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होगा, देखते हैं। मतलब इसका रैंडम वेरिएबल के सेंस में अलग मीनिंग है, जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में ये वर्ड आता है। अभी हम जो बात करें नॉन पैरामीट्रिक और डेटा पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे आप लोग जानते हैं ना, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला डेटा के टर्म्स में होता है, वही चीज़ें रैंडम वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल के टर्म में होता है। तो केंडल्स टाउ का डेफिनेशन जो रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में है वो आई थिंक ये होता है x इंटू वाई मोर देन 0, ऐसा कुछ। तो वो मैं डिस्कस करूंगा, वी को भी डिस्कस करेंगे ना, उसमें आ जाएगा। अभी हम लोग कल से, कल तो नहीं, कल क्या दिन है, मैंने मंडे का टाइम रखा है या संडे से देखते हैं, आज तो वेडनेसडे है, बीच में कुछ डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। तो अभी बाकी आप लोग मेनली, मैं 3-4 दिन का ब्रेक दे देता हूँ क्योंकि सिलेबस अभी चल रहा है पिछले 6 महीने से, है ना। ये मई में बैच स्टार्ट हुआ था, 1 मई को, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर खत्म हो रहा है, तो पूरे लगातार है ना सिलेबस चल रहा है इसका, इस बैच में अर्जुना वाले में। तो थोड़ा 4 दिन ब्रेक देता हूँ, बाकी जो लोग नहीं है अपना पीछे का चीज़ें कवर कर लो, फिर मंडे से हम लोग
ईयर वाइज PYQ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो उससे क्या होगा, सारे PYQ कवर हो जाएंगे, जो छूट गया होगा इस बीच में तो वो कवर हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो बच्चे एटलीस्ट पहले PYQs कर चुके हैं तो एक बार और सॉल्व कर लो, तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कौन से डाउट नहीं है। फिर मैं भी देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जो फंसेंगे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक बार पूरा PYQ सॉल्व हो जाएगा 2024 से 2005 तक के। ये है, तो वो अगले मंडे से स्टार्ट करेंगे। अभी देखो इसको सॉल्व कर लो पहले। तो 65 फिर जो PYQ करेंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं है ना, रेयर रहेगा एक दो जो छूटेगा, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो ये 70, 40, 81, 46 एंड 60, 76 और 73। तो इसका जो प्रोसीजर है, रैंक तक तो सेम ही है, जो उसमें कर रहे थे वही है। तो जैसे ये XI, YI, RXI, RYI, ठीक है। तो रैंकिंग जो हमने अभी किया था वही रहेगा। सो अभी रैंकिंग तो किया ही था पिछले वाले में, तो वो यहाँ तक सेम है। ये जो हमने रैंकिंग किया था, है ना, इससे अच्छा खुद ही कर लेंगे ना। देखो तो 1 2 चेक करना जी, ठीक है, 3 फिर 4 5 6 7 यही था। एंड Y में अलग रैंकिंग होगी। सो 1 फिर यहाँ था 2 63 4 5 6 7 ओके, देख लो। तो ये रैंकिंग थी। अब होता क्या इसमें, प्रोसीजर ये है कि अभी जो X है ना, अब इस डेटा को अरेंज करना है आपको। तो एक टेबल फिर से बनाना है जिसमें आप XI के डेटा को ना आप रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब है RXI को 1 2 3 4 5 6 7, ये प्रोसीजर बता रहा हूँ जो सॉल्व करने का है। सो हमने जो RXI है उसको ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो मतलब वो डेटा, मतलब ये टेबल को समझो रीअरेंजमेंट हो गया टेबल का, कि जैसे ये 1 है तो सब मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ये समझ लो। या तो पहले भी आप कर सकते थे कि XI और YI को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ये है, जैसे XI अगर लिखूँ मैं तो यहाँ पे मतलब लिखने की जरूरत तो है नहीं XI YI को, बस मैं ये लिख दिया। तो करस्पॉन्डिंग YI का रैंक क्या हो जाएगा, बस ये देखना है कि YI की करस्पॉन्डिंग रैंक। तो मतलब ये पॉइंट्स हैं, आपको ये पता ना, ये ऑर्डर पेयर्स हैं। तो जैसे आप XI को रीऑर्डर करोगे तो अकॉर्डिंगली YI भी रीऑर्डर हो जाएगा, है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ XI को हम ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो ऑर्डर में अरेंज मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन, तो इस तरह से हो जाएगी। तो YI उसके अकॉर्डिंग YI भी अरेंज, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स है, जो पॉइंट्स है XI YI है, तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगी। तो ये रैंकिंग भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो 1 के साथ क्या था, 1 के साथ 1 ही था, 2 के साथ यहाँ 2 ही था, सॉरी 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 ही था, अच्छा ये तो सेम ही था, ओके। 5 के साथ 7 था, 6 के साथ 6, 7 के साथ 5, अच्छा 2 ही जगह चेंज हुआ, ये है। अब होता क्या है यहाँ पे, अब डिपेंड करता है किस प्रोसीजर से आप जाना चाहते हो, है ना। मतलब जैसे कुछ जगह देखोगे आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता है, कुछ जगह इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता है, तो मैं C-D/C+D के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ, है ना, कंकॉर्डेंट पेयर्स, इसका क्या मतलब है, तो इसका पे यहाँ पे एक्चुअली मतलब ये होता है कि ये जो YIs आपने इसको अरेंज कर दिया, YIs में देखना होता है कि कितने नंबर्स हैं इसके बिलो जो लार्जर है, ये इसको मैं CI लिखूंगा, ठीक है, और फिर DI लिखूंगा। तो आपको देखना 1 से लार्जर इस बिलो में कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर लार्जर देन 1, तो 1 2 3 4 5 6 सब लार्जर ही है, 6। 2 से लार्जर कितने नंबर है इसमें, सिर्फ बिलो देखना आपको, ठीक है ना, तो ये सब लार्जर ही है, 1 2 3 4 5। 3 से लार्जर कितने हैं यहाँ पे, 4 7 ना, ये चारों नंबर है। 4 से लार्जर कितने हैं, 3।
7 से लार्जर कितने हैं 0, ठीक है ना, 6 से लार्जर है 0, और 5 तो लास्ट है तो ये 0 ही रहेगा, इसके लार्जर कुछ नहीं है। तो इसमें मैं देखा कि लार्ज नंबर इससे लार्जर कौन सा है, यहाँ पे ये देखा समझ लो, यहाँ स्मॉलर देखना है कि स्मॉलर नंबर कितने हैं, या इसी में इस प्रोसीजर से जाता तो अगर आप देखेंगे कहीं सॉल्यूशन तो क्या करते हैं वो लोग, डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये देखता है कि लार्जर है तो प्लस लगाओ, और मतलब जैसे ये 2 था तो यहाँ प्लस लगता, प्लस प्लस, जहाँ छोटा है वहाँ माइनस लगता, तो उस तरह से होता। छोड़ो उसके अकॉर्डिंग बहुत वो लेंदी प्रोसीजर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ना लेंदी प्रोसीजर, वो बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ते हैं ईच डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये आसान है। डीआई में क्या है, डीआई में देखना है कि अभी हम क्या लार्जर देख रहे थे, अब स्मॉलर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 से स्मॉलर कोई नंबर है यहाँ पे, नहीं है 0, 2 से स्मॉलर कोई है नहीं है 0, 3 से स्मॉलर बिलो देखना है जस्ट, स्मॉलर कोई है 0, 4 से स्मॉलर कोई, why are you always follow rank of y? I will use rank of x. नहीं रैंक ऑफ एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ना, तो इसलिए एक्स को यूज नहीं कर रहे हैं, Okay. हमने Okay. रैंक ऑफ एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इसलिए वाई के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। If I will ascending order y, then I will concordant x. हाँ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि reverse. उसके लिए पता नहीं इफेक्ट पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा सॉल्यूशन बुक में तो इस तरह से किया है, तो चेक करना पड़ेगा क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी जैसे बुक में किया हुआ है मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, तो ये है। Okay sir. तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पहले एक्स आई को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो वाई आई उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो गया, अब वाई आई के अकॉर्डिंग आगे वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है, कनकॉर्डेंट और डिसकॉर्डेंट पेयर देख रहे हैं उसमें अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या देख रहे थे कि इसमें देख रहे हैं इससे लार्जर कितने हैं, और यहाँ देख रहे हैं इससे स्मॉलर कितने हैं, जैसे 1 से स्मॉलर कोई नहीं था, 2 से स्मॉलर कोई नहीं है, 3 से स्मॉलर बिलो कोई नहीं है, 4 से स्मॉलर कोई है, ये भी 0 है, 7 से स्मॉलर है ना यहाँ पे 2 है, 6 से स्मॉलर 1 है, 5 से स्मॉलर नहीं है। अब ये जो C है ना, जो मैं C लिख रहा था, दैट इज C इज एक्चुअली समेसन CI फ्रॉम 1 to 7 जो लिखा है वहाँ पे CI कॉलम, और D जो है समेसन DIs, तो कितना आएगा देखिए, D इज समेसन DIs I फ्रॉम 1 to 7, तो सबको ऐड कर लो, तो इन सबको ऐड करोगे ये C आएगा, कितना 18 18, इन सब का सम D आएगा, तो ये 18 आ गया, और ये आपका आ गया 3 आ गया, सो ये 3 आ गया। तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कैंडल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है कि टाउ, इसका ना टाउ नोटेशन रहता है ऐसे ही बुक में, C माइनस डी अपॉन C प्लस डी। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे थे अगर Y को अरेंज कर देंगे तो X अरेंज हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सी डी इंटरचेंज हो जाएगा, बस मुझे लगता है D माइनस सी अपॉन डी प्लस सी होगा, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 माइनस 3 अपॉन 18 प्लस 3। आप चेक कर सकते हैं C प्लस डी हमेशा इक्वल आता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। आया है क्या? कितने डेटा पॉइंट है हमारे पास? C प्लस डी कितना 18 3 21 और यहाँ 7 गुने 8 बटे 2। नहीं ऐसा तो नहीं आया, ये था ना जी n इंटू एन माइनस -1 सर, n -1 ओ 6 जी 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 अब सही है, हाँ सही है, ओके नाउ फाइन, हाँ ठीक है थैंक यू। तो 7 इंटू है ना, n 7 है, 7 इंटू 6/2, तो ये रिलेशन हमेशा फॉलो करेगा। अगर आपने सही वैल्यू निकाली होंगी तो आप चेक कर सकते हैं कि C प्लस डी शुड बी इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, तो ये फॉलो करना चाहिए। तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 कट जाएगा, 7 3 21, मतलब सही है ना, तो हमने जो कैलकुलेट किया वो ठीक है। एंड कितना आ गया ये, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया 15 अपॉन 21, तो 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21, 5 बटे 7, और वहाँ कितना आया था 6 बटे 7 आया था, है ना। तो जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया था 6/7 और कैंडल्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया 5/7, है ना। जरूरी नहीं इक्वल हो, तो इस तरह से कई बार ऑप्शन में आपको मिल सकता है इक्वल है, डिफरेंट है, लेस मोर, इस 4 ऑप्शन बना देगा। तो ये प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इस वाले से प्रोसीजर इजी, ये बहुत ज़्यादा है, प्लस माइनस ईच डेटा अगर प्लस माइनस करो फिर वो काउंट करो, वो लेंदी पड़ता है, ठीक है। सो ये है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आगे देखेंगे।
इसमें शायद एक क्वेश्चन जैसे बता रहे थे है तो, लेकिन वो इस नॉन पैरामीट्रिक का नहीं है, वो जो कैंडल्स वाला जो आप कह रहे हैं वो मल्टीवेरिएट के रिस्पेक्ट में है। वहाँ पे आप देखेंगे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल और वाई का नॉर्मल दे रखा है, तो वो रैंडम वेरिएबल के लिए पूछ रहा है, तो वो डिस्कस करेंगे जब सॉल्यूशन देखेंगे तब। अभी डेटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नहीं आया इस पर कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो आ सकता है। तो इसके साथ ही हमने थ्योरी तो एक बार डिस्कस कर लिया समहाउ, अब मतलब यहाँ से लेके कैलकुलस से लेके रिग्रेशन तक, है ना, बाकी बात तो मैंने कराए थे, इसमें मल्टीवेरिएट और इन्होंने, है ना, ये तन्मय सर ने कराया था, ये योगेश ने, ये अच्छा उल्टा हो गया। तो इस तरह से मतलब एटलीस्ट सिलेबस तो हो गया, अब बचता है PYQs। बाकी आप भी बैठ के 3-4 दिन का टाइम है, मंडे से आगे कंटिन्यू होगा, अभी ब्रेक मिलेगा थोड़ा, मुझे भी थोड़ा कॉलेज में कुछ काम है, तो अभी बाकी जैम का डिस्कशन चलता रहेगा, उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो अभी आपके पास काम ये है, एक बार सिलेबस पूरा रिवाइज कर लो, जैम एंड गेट के PYQ एटलीस्ट सॉल्व कर लो, नेट का कर लोगे और अच्छी बात है ना, नेट का लेवल गेट से ज़्यादा है, तो जैम गेट नेट तीनों के PYQ सॉल्व कर लो। जो गेट वाले बच्चे हैं तो गेट का समझो लोअर लेवल जैम है, हायर लेवल नेट है ना, गेट बीच में है, तो आप तीनों का सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट ये है। तो सिलेबस कर लो, PYQs कर लो, फिर मॉक टेस्ट अपलोड हो रहा है, जैम वाला मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, गेट का भी कुछ अपलोड हुआ होगा, कुछ होगा। गेट का फुल लेंथ टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं, 25 फुल लेंथ टेस्ट गेट का अपलोड करेंगे, जैसे गेट का एक्चुअल एग्जाम है उस तरह से 65 क्वेश्चन वाला, जैसे जैम का PYQ पैटर्न पे। फिर बाद में जब गेट उठ हो जाएगा तब नेट पे फोकस करेंगे, क्योंकि नेट का बैच जून तक चलेगा, है ना। तो अभी एक बार गेट का PYQ हो जाए, फिर नेट गेट बैच अलग हो जाएगा, है ना, फिर गेट में मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा और नेट में फिर अलग से जो चल रहा था वो फिर उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्योंकि जो नेट वाले बच्चे उनको गेट भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि गेट वाली सारी चीज़ें नेट में हैं, और जो नेट PhD के लिए जो कर रहे हैं तो उनके लिए गेट तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि PhD गेट के थ्रू भी हो जाएगा, नेट के थ्रू भी हो जाएगा, तो वो है। तो और ऐसे इंस्टीट्यूट कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखती नहीं है ना, ये है। तो बाकी आप दोनों तैयारी करो। तो अभी के लिए ये है कि सिलेबस हो गया है, अभी 3-4 दिन का ब्रेक मैं लूँगा एक्चुअली, और आपको भी ब्रेक दूंगा। तो अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टाइम पे, तो वो रहेगी मंडे से। तभी क्या है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहेगा, है ना। तो मंडे कब है, अच्छा संडे भी है, तो मंडे क्लास होगी 25। इस बीच में आप सिलेबस एक बार पूरा रिवाइज कर लो, डाउट क्लास चलती रहेगी, तो डाउट क्लास कल भी होगी, आज भी होगी, डाउट क्लास चलती रहेगी डेली, ये है। और सिलेबस में कुछ डाउट वो डिस्कस कर सकते हैं। PYQs आप सॉल्व कीजिए, 2024 से स्टार्ट कीजिए, 2005 तक का ड्राइव मेलोडी PDF है ना, ड्राइव में आपको मिल जाएगा, वो सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन डाउट है वो लिख लीजिए एक जगह, या आप, है ना, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम लोग 1 by 1 ईयर वाइज डिस्कशन करेंगे पेपर का, उसके बाद तो हो जाएगा, 1 महीने के अंदर हो जाएगा, 1 महीने में नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। सो मतलब आप सॉल्व करके आओ, डाउट डिस्कस करो, एक एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। आप पेपर से 2024 का पेपर सॉल्व करके आओ, उसमें जो जो क्वेश्चंस डाउट है आप पहले बता दो, फिर उस क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना, ये। अदरवाइज क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, टॉपिक वाइज में डिस्कस हो ही गया, लेकिन एक बार फिर से हम लोग वो क्वेश्चन जो रह गए होंगे, जो आपको नहीं समझ आया होगा, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो ये होगा, फिर मॉक टेस्ट देते रहो, वही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट। बाकी कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो ये स्टॉप करेंगे, अभी डाउट क्लास कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे से मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक।